हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं भाषा विकास के टॉपिक पे बात कर रही थी, जहाँ पे हमने एक प्रैक्टिस में 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में चलेंगे। भाषा एवं विकास से ही ये हमारे प्रश्न हैं। आइए प्रश्नों पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। पहला प्रश्न है। आप ये प्रश्न यूपी टेट परीक्षा में आ चुका है और टीजीटी पीजीटी नेट यहाँ तक कि नेट में भी आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो इसका आंसर है सौर सेनी। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। ब्रज भाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ। तो ये भी प्रश्न मज़ेदार प्रश्न है। दोस्तों, आप देखने का प्रयास कीजिए और इनका उत्तर अपने मर्जी से लगाने का कोशिश करिएगा। तब तक मैं अपने प्रश्न के उत्तर पे चलती हूँ। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए प्राचीन अपभ्रंश के मध्यवर्ती दिया है, यहाँ पूर्ववर्ती दिया है, लेकिन आपको सौर सेनी अपभ्रंश के पूर्व मध्यवर्ती रूप पे लगाना है। यहाँ पे देखिए नीचे मज़ेदार प्रश्न है, उपर्युक्त सभी दिया है। तो अक्सर बच्चे जब प्रश्न नहीं समझ में आता है ना, उपर्युक्त सभी पे लगा के चलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे। आरंभिक ब्रजभाषा के कितने रूप मिलते हैं। ये भी प्रश्न अच्छा है। जब आरंभिक ब्रजभाषा थी तो इसके कितने रूप मिलते हैं। तो दोस्तों, 2 रूप मिलते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न जो 2 रूप में मिलता है उसका है, एक तो है वह जो प्राकृतिक पैंगलम मण जो है मणछंद रासो ग्रंथ हो। ठीक है, रासो ग्रंथ में, और कुछ जो है कि पिंगल कृतियों में मिलता है। दूसरा है वह जो उक्ति रचनाओं में मिलता है, जैसे आप जानते होंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरणम, बालाबोध, उक्ति रत्नाकर में। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ब्रजभाषा का एक अन्य नाम यह भी है। क्या है ब्रजभाषा का दूसरा नाम। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। तो इसका ब्रजभाषा का दूसरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। पिंगल। आगे चलते हैं। भुक्सा क्या है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए भुक्सा क्या है। प्रश्न नंबर 5। तो भुक्सा एक ब्रजभाषा की क्या है, आप बताइए। एक बोली है। ठीक है, ब्रजभाषा की एक बोली है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, ब्रजभाषा की एक उपबोली है। ठीक है, हम चलेंगे अब प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ब्रजभाषा का उदय काल क्या है। तो आप इसे तो अच्छे से जानते होंगे, इसका है 1000 के आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों काफ़ी रचनाओं में पाई जाती थी, तो आप इनसे भी अगर कोरिलेट करेंगे तो प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। ब्रजबुली निम्नलिखित में से क्या है। ये भी प्रश्न अच्छा है, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, ब्रजबुली क्या है। तो ब्रजबुली बंगला का एक कृत्रिम रूप है। क्या है, बंगला का एक कृत्रिम रूप है। और आगे चलते हैं। इसमें बंगला मैथिली के अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी के रूपों का मिश्रण है। याद रखिएगा, इसमें बंगला का एक कृत्रिम रूप है, तो इसमें जो कृत्रिम रूप है तो इसमें बंगला और मैथिली के अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी का थोड़ा सा मिश्रण है। ठीक है, अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 8 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को देखिए। ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इनका प्रयोग आप बताइए। जहाँ तक है आप बताने का प्रयास कीजिए कि इनका किसने प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 8 तो ईश्वरचंद गुप्त ने। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पे। ब्रजभाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं बोली जाती है। तो आप जानते हैं सीतापुर लखनऊ वाला जो बेल्ट है वहाँ पे ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। अवधी का ये बेल्ट माना जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। बाकी करौली में, भरतपुर में, गुड़गांव में, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ब्रज भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज भाषा किसने घोषित किया? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है। अब हम चलेंगे उत्तर की ओर। आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा था, ठीक है, प्रश्न हमारा जो है वो है, प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा था, एक बार हम प्रश्न को दोबारा पढ़ देते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रजभाषा किसने घोषित किया? तो आप जानते हैं जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं उनके कई समीक्षक हुए, अपने अपने तरीके से उनकी समीक्षा किए। तो वही यहाँ पे प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रजभाषा किसने घोषित किया? प्रश्न नंबर 10। तो इसका उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। हेमचंद्र प्राकृतिक व्याकरण के दोहों की भाषा क्या है? ठीक है, आप बताइए क्या है? आप चलिए, ये हेमचंद आप जानते होंगे किस समय के कवि हैं। अगर आपने ऐसे को रिलेट कर लिया तो आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये है प्राकृत। ठीक है दोस्तों, नीचे एक कूट वाला प्रश्न है। ये भी प्रश्न परीक्षा में हमें बहुत परेशान करता है। तो आइए इस प्रश्न को अच्छे से आप जानिए और इसको पहले गौर से पढ़िए। थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, आप अगर उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन, दूसरे को कारण की संज्ञा दी गई है। अब बताइए, कथन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में ब्रजभाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसका कारण है, उक्ति रत्नाकर में भी देसी क्रियाएं, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और क्रिया रूप मिलते हैं। इनमें ब्रजभाषा की प्रगति की दिशा स्पष्ट होती है। उपर्युक्त वक्तव्य के संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों ये है आपका विकल्प। आपने अभी देखा प्रश्न तो हम दोनों नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, लेकिन आपने ऊपर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, कथन और कारण को एक बार फिर हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में ब्रजभाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे देखेंगे कि उक्ति रत्नाकर में भी देसी क्रियाएं, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और क्रिया रूप मिलते हैं। इनमें ब्रजभाषा की प्रगति की दिशा स्पष्ट है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आगे चलते हैं और फिर इसी प्रश्न को आप देखेंगे, ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, ब्रज भाषा के विकास को कितने समयों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो आप देखिए प्रश्न नंबर 13, तो यहाँ पे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे विभाजित किए हैं 3। ठीक है, 3 भागों में। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखने का प्रयास कीजिए। केंद्रीय ब्रज भाषा का क्षेत्र है भरतपुर, जयपुर, करौली, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए? तो इसका होगा अलीगढ़, आगरा, मथुरा। कि पूछ रहा ना केंद्रीय मतलब केंद्र में कौन है? तो हम आप सब जानते हैं कि कृष्ण का जो भी जीवन लीला थी मथुरा से शुरू हुई है, उसी के सटा हुआ आगरा है, फिर अलीगढ़ है। ठीक है, और बाकी भरतपुर, जयपुर, करौली आप जानते हैं जयपुर राजस्थान में है, हरदोई, शाहजहां, ये सब तो उसके अलग क्षेत्र हैं। आइए हम चलेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। अभी आपने प्रश्न नंबर 14 को अच्छे से कर लिया होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। 15 प्रश्न है कि राधा माधव विलाप किसकी रचना है? नई रचना है दोस्तों, अक्सर ये हमसे छूट जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि राधा माधव विलाप जयराम की रचना है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वाति और निरुनाल नाम से ब्रज भाषा का रचनाकार कौन है? ठीक है, आप देखेंगे स्वाति तिरुनाल नाम से ब्रज भाषा का रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 16 में इनके हैं रचनाकार राम वर्मा। ये कभी थोड़ा हमसे छूट जाते हैं,
तो हमें इन सब प्रश्नों का विशेष ध्यान देना है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, ध्यान से देखिए, प्रश्न को पूरे अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? कन्नौज में बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी कहते हैं। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 17 में। तो ये है बरेली। ठीक है, प्रभाव है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छंदर नाथ। उपयुक्त दोहा किस बोली में है? तो आप इसे खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पढ़ने से ही पता चल जाता है। प्रश्न नंबर 18 को एक बार फिर से देखिए, ये दोहा किस बोली में है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 तो ये है ब्रज भाषा। आपने मीरा के भी काफ़ी पदों को देखा होगा। जैसे मीरा जी का एक पद है ना, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, जौहर की गत जौहर जाने जिनला जौहर होई। ठीक है, तो ऐसे ही देख रहे हैं, ड़ बार बार आ रहा है दोहे में, देख रहे हैं आप, ड़ आया है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाएंगे ये क्या है, ब्रज का है। आप चलिए प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रजभाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य कब से मिलने लगी? प्रश्न अच्छा है दोस्तों, अब आप देखिए और इनका उत्तर दीजिए। ब्रजभाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य कब से मिलने लगी है? तो आप सब अगर प्रवृत्तियों को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आइए चलते हैं। ठीक है, रामचरितमानस कब लिखा गया था? अगर आपको याद होगा तो स्वतंत्र रूप से पूछ रहा है, तो ये होगा 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। आइए अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 20 पे। दोस्तों, हमारा आ गया आज का अंतिम प्रश्न और हम इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। आइए चलते हैं। सूरपूर्व युग का सबसे पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? सूरपूर्व। ठीक है, सूर्य से पूर्व। सूर का मतलब कई अर्थ होता है। एक तो हमारे कवि हैं सूरदास जी, तो वही पूछ रहा है सूरपूर्व युग का सबसे पुराना ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? साहित्य लहरी, प्रद्युम्न चरित, रामलीला, उद्धव शतक। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर आप लोग देंगे। तो क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? तो आइए, इसका आंसर है प्रद्युम्न चरित। तो आज के लिए दोस्तों ये रहे हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज में हमने यहाँ तक बात किया 20 प्रश्नों पे। इसी प्रैक्टिस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट और एक लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।